हाय फ्रेंड्स, आज हम आपका साथ एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है IABP इंट्रा आयोटिक बलून पंप। पिछले बहुत दिनों के बाद हम ये आज वीडियो बना रहे हैं, नया वीडियो बना रहे हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए और हमारे पास कोई रेडीमेड वीडियोज़ नहीं थे जो हम डाल सके। तो आज के बाद हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, मंडे टू मंडे हर एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा इंट्रा आयोटिक बलून पंप के सब्जेक्ट के साथ जो हम शुरू करने वाले हैं। चलो, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपके जो मेडिकल फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये आप शेयर कर सकते हैं और उनको भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। बिफोर गोइंग टू IABP एंड इंट्रा-आयोटिक बलून पंप मैकेनिज्म एंड हाउ इट इज़ वर्क, उसके पहले हम आपको साथ मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि मशीन कैसे होता है और क्या होता है। तो हम मशीन के बारे में आपको पहले बताएंगे, उसके बाद IoT हम कैसे यूज़ होता है, कैसे करता है काम, वो हम आपको बता देंगे। अब जो बात करने वाले हो हम IABP मशीन के बारे में, तो वो है डाटास्कोप की IABP मशीन, क्योंकि हमारे पास वही IABP मशीन है और उसका जो सीरियल नंबर है वो CS300 है, जो लेटेस्ट है फिलहाल के बारे में। अभी IABP मशीन चालू करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि IABP मशीन जब भी हम पेशेंट को लगाने वाले हैं तब हम एक प्रेशर बैग जिसमें हिपेरानाइज्ड होगा, जो हमें लगेगा ट्रांसड्यूसर के लिए, जहाँ से हमें प्रेशर जनरेट होना चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे जो केबल्स होंगे, एक होगा ECG केबल जो मशीन के पीछे जाएगा यहाँ पे, और एक होगा प्रेशर केबल जो नॉर्मली आप सब लोगों को जानते होंगे, और ये हमें यहाँ पे अटैच करने होंगे उनके जो पोर्ट में। और ये होगा हीलियम सिलेंडर। हम हीलियम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे कि हीलियम हम क्यों यूज़ करते हैं। और ये होगा उसका हीलियम स्टैंड, और उसका नॉब जो होगा ये अप स्टार्ट और ऑफ करने के लिए यहाँ से उसको यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया उसके केबल्स कहाँ लगेंगे IABP मशीन्स। अभी जो बलून पंप का जो केबल आएगा वो अंदर इंसर्ट होगा इस होल के बीच में से, यहाँ पे जहाँ पे हम बलून पंप का कैथेटर लगाएंगे, जहाँ से बलून को हीलियम मिलेगा और बलून इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा। तो ये हो गया उसके केबल्स के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं IABP के बारे में। तो IABP का जो मेन स्विच होता है ऑन ऑफ, तो यहाँ से होगा, जहाँ हमें उसको ऑन करना है तो IABP ऑन हो जाएगा। और जब भी IABP हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सिंबल ऐसा होता है जहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, वो हमें दिखाएगा जब IABP चार्ज होता है। तो IABP के लिए बैटरी बैकअप होता है। IABP का बैटरी यहाँ पे होता है अंदर, जहाँ पे IABP का बैटरी लगा हुआ होता है। तो ये है IABP के बारे में, मशीन के बारे में। अभी ये मॉनिटर है जहाँ पे डिस्प्ले है, हम जो भी सेट करेंगे सिस्टोल डायस्टोल है हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो हम लोगों को जो पहला लाइन होगा वो ECG का लाइन है, ये आप सबको पता होगा, ये है। दूसरा जो है प्रेशर का लाइन होगा, जहाँ प्रेशर हम डोम लगाएंगे तो यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। उसके होता है एटो इन्फ्लेट। अभी हम जो बताएंगे आपको डिटेल में, जैसे कि IABP है तो IABP में 3 ऑपरेशन मोड आते हैं, जैसे कि एटो है, सेमी एटो है, मैनुअल है। मैनुअल हम हर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं और पीडियाट्रिक में भी यूज़ कर सकते हैं, तो होगा मैनुअल होगा। उसके बाद है 0 प्रेशर, जबकि आप सब लोगों को पता है कि जैसे हमें जो भी हम प्रेशर मेजर करते हैं तो हमको उसको 0 करना पड़ता है कि क्योंकि उसका लेवल 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट, स्टैंड बाय, ये जो है। ट्रिगर की बात करें तो ट्रिगर में हम लोग IABP जब इन्फ्लेट करना है और कब डिफ्लेट करना है हमें जो पता चलता है वो होता है ECG के ऊपर या प्रेशर के ऊपर। अगर पेशेंट को पेसमेकर लगाया होगा तो पेसमेकर के हिसाब से हम वो कर देते हैं। और ये जो इंटरनल है, इंटरनल हम कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम इंटरनल यूज़ करते हैं, बट ये कभी यूज़ नहीं करना होता है ज़्यादा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। IABP कभी भी फूलता है और कभी भी बंद हो जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें हम IABP की, तो हम लोग 1:1, 1:2, 1:3 IABP फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो हम 1:2 या 1:3 लगा सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन द कार्डियोलॉजिस्ट कि वो हर बीट के साथ IABP इन्फ्लेट करवाना चाहता है या हर 2 बीट के साथ IABP इन्फ्लेट करवाना चाहता है। उसकी वजह से ये ऑगमेंटेशन है कि हीलियम लेवल और बलून जितना फूलना चाहिए ये हम इस माह से कर सकते हैं। जैसे कि हमें कम करना है बलून इन्फ्लेशन तो हम बलून इन्फ्लेशन कम कर देंगे, मैक्सिमम करना है तो हम यहाँ से मैक्सिमम कर सकते हैं। बेसिकली जब आप वेव अप करोगे तब ये 2 चीज़ें यूज़ होती है। 1:1 तो हम आइदर हम 1:1, 1:2, 1:3 करें और IABP रिमूव कर दें और स्टैंड बाय करने के बाद रिमूव कर देंगे जैसे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ऑगमेंटेशन उसका लो कर सकते हो बलून डिफ्लेक्ट करने का, और उसके बाद वो कम करके उसको आप बंद कर सकते हो और स्टैंड बाय करके आप उसको निकाल सकते हो। इन्फ्लेशन, IABP इन्फ्लेशन, IABP डिफ्लेशन,
ये अलग सी बातें हैं। जब हम ऐटो में रखते हैं तो उसमें कुछ अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आइडियली ऐटो में आ जाता है। अगर हम मैन्युअली ले जाते हैं तो IABP कब इन्फ्लेट होना चाहिए और कब डिफ्लेट होना चाहिए, ये हम इन्फ्लेशन इस पर हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैनुअल में लिया और अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं है बेसिकली तो दिखाने के लिए, तो हम यहाँ से उसको कहाँ इन्फ्लेट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो तो अपने को पता चलेगा कि ये हम इन्फ्लेट कर रहे हैं 2.6, 2.5, 2.4 और यहाँ पे हम डिफ्लेट कर रहे हैं 2.6, 2.7, 2.8। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हम मैनुअल में लेते हैं तो। ऐटो में हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अलार्म म्यूट, जैसे कोई अलार्म होता है तो हम इसको म्यूट करने के लिए ये बटन यूज़ कर सकते हैं। IABP फील में क्या होता है कि हमारा हेलियम, जब हम बलून डालते हैं तो उसमें कुछ हेलियम नहीं होता है, लेकिन IABP जो वर्क करता है वो हेलियम पे यूज़ करता है। हेलियम क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि हेलियम सबसे पतला गैस है जो इन्फ्लेट डिफ्लेट आउटवर्ड बाहर बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। अगर आपने एग्जांपल ही देना है तो हम हेलियम के गुब्बारे लेते हैं, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो हल्का है। जो भी गैस है वो सबसे हल्का है, इसलिए IABP में बलून जो हम हीलियम करते हैं, यूज़ करते हैं, और वो ठंडा भी गैस है। और सेकेंड थिंग ये है कि उसकी वजह से हार्म, अगर लीकेज भी हो जाता है तो बॉडी में कोई हार्म नहीं होता है। उसके बाद ये हेल्प मैनुअल्स हैं, उसके बाद रेफरेंस लाइन्स है। रेफरेंस लाइन्स में आप पर एक अगर क्लिक करोगे तो ये आप अप डाउन कर सकते हो रेफरेंस लाइन्स को, कि ये रेफरेंस लाइन्स अप डाउन हो रही है, तो अपने को वहाँ से पता चले रेफरेंस लाइन्स में। ऑगमेंटेशन अलार्म जो हम दिखा रहे हैं, ऑगमेंटेशन अलार्म यहाँ पे इसको दबा के हम प्रेस कर सकते हैं कि 200 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। अगर प्रेशर 200 है या 200 से कम आ जाता है तो हमें अलार्म देना शुरू कर देता है। हम नॉर्मली इसको 100 के आसपास रखते हैं, क्योंकि हम IBP लगा रहे हैं तो पेशेंट का हार्ट रेट 200 तो नहीं होगा, इट माइट बी लेस देन 130-140 के आसपास होगा, तो हम उसको 130-140 पे सेट कर देंगे। अगर बलून का जो प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर अगर नीचे जाता है, ऑगमेंटेड प्रेशर अगर नीचे चला जाता है 140 से, तो बलून अलार्म देगा। ये बाद में ECG BCG के बारे में पेशेंट फ्रीज डिस्प्ले करेंगे तो फ्रीज डिस्प्ले हो जाएगा। जो देखना है आपको आप देख सकते हो। बेसिकली फ्रीज डिस्प्ले हम उस वक्त करते हैं जब आप मैन्युअली डायक्रोटिक नॉच को या ECG पे T वेव को हम करते हैं, तब अब हम फ्रीज करके हमारा जो इन्फ्लेशन टाइम है, डिफ्लेशन टाइम और इन्फ्लेशन टाइम हम सेट करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस मॉड्यूल के साथ इसमें हम सेट कर सकते हैं। ज़ीरो करना ज़रूरी होता है। ट्रिगर यानी हम जो IBP इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस पे मेजर कर रहे हैं उसके लिए हम ट्रिगर करते हैं। जैसे कि हमने इधर बताया ECG, प्रेशर्स, इंटरनल वगैरह, तो हम अभी ECG पे हैं इसलिए ट्रिगर ECG का है। हार्ट रेट, पेशेंट का हार्ट रेट जो भी होगा यहाँ पे हमें दिखाई देगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो इंसेंट्रिक ब्लड प्रेशर होगा पेशेंट का खुद का सिस्टोलिक, वो हमें इधर दिखाई देगा। डायस्टोलिक इधर दिखाई देगा, मीन प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा, और ऑगमेंटेड प्रेशर जो कि इम्पोर्टेंट होता है तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा ऑगमेंटेड प्रेशर। तो ये हमें पे यहाँ पे पूरी रीडिंग्स मिलेगी। बलून जब भी इन्फ्लेट होगा और डिफ्लेट होगा तो यहाँ पे अपने को जो ये बलून का सिंबल है तो ये हमें पे दिखाई देगा, जितना बलून इन्फ्लेट हो रहा है और डिफ्लेट हो रहा है तो ये हमें पे दिखाई देगा। अभी हमने ये मैनुअल मोड रखा है, इसलिए मैनुअल मोड रखा है, इधर मैनुअल है। अगर हम ऐटो करते हैं तो यहाँ पे ऐटो मोड आ जाएगा। स्लो गैस अलार्म हमने ऑन कर रखा है तो उधर आ जाएगा। IBP फिल मोड ऐटो है, जैसे भी हम दिखा देंगे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। प्रेशर सोर्स जो है वो डायरेक्ट है, जो भी हम आर्टेरियल प्रेशर होगा वो। लीड हमने सेकेंड लीड चूज़ की है। अगर हमको लीड चूज़ करनी होती है तो हमें मैनुअल में हम यहाँ पे जाके ECG कभी ये नहीं कर सकते हैं कि सोर्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसमें मैनुअली चले जाए तो मैनुअली चले जाने के बाद हम उसका लीड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, जो चाहिए हम वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सेकंड लीड लेते हैं तो यहाँ पे हम सेकंड लीड लेके छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें मैनुअल में जाना पड़ेगा। ऐटो में जाएंगे तो हम लीड चेंज कर नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम IBP आयोटिक इंट्रा आयोटिक बलून पंप की बात करते हैं तो उसके जो बलून साइजेस होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं। जैसे कि 30 cc का आएगा, 34 cc का आएगा और 40 cc का आएगा। ये जो बलून्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं वो बेसिकली हमें जानना पड़ेगा। अगर पेशेंट की हाइट के डिपेंड ये बलून हम यूज़ करते हैं। 40 cc, 34 cc और 30 cc, ये जो बलून होते हैं पेशेंट की हाइट पे यूज़ करते हैं। नॉर्मली इंडिया में हम जो अगर रफ बताया जाए तो 34 cc जो बलून है हम 140 से 160
सेंटीमीटर जिनकी हाइट होती है उनमें हम 34 सीसी यूज़ करते हैं, और जिनकी हाइट 160 से ज़्यादा होती है, 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, 160 सेंटीमीटर होती है, तो उसमें हम 40 सीसी यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट की हाइट 140 से भी कम हो तो उसमें 30 सीसी का बलून यूज़ होता है, 140 सेंटीमीटर यूज़ होता है। लेकिन इंडिया में हम जो यूज़ करते हैं 34 सीसी और 40 सीसी नॉर्मली यूज़ करते हैं। और एक रफली आइडिया हो तो 34 सीसी बलून जो है वो हम फीमेल में यूज़ करते हैं, और 40 सीसी जो है वो हम मेल में यूज़ करते हैं। रफली ऐसा ही होता है। अगर फीमेल की हाइट ज़्यादा हो तो हम 40 सीसी ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। अभी हम बात करने वाले बलून की, बलून कहाँ रखा जाता है। आज आप सबको पता है कि फीमोरल आर्टरी से हम बलून को अंदर लेके जाएंगे, और बलून को हम यहाँ पे रखेंगे सबक्लेवियन आर्टरी से लेके, नीचे से लेके रीनल की आर्टरी के ऊपर तक। ये दोनों के बीच में ही क्यों रखा जाता है? अगर हमारा बलून थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो हमारा सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा और हमें रेडियल पल्स नहीं मिलेगी। इसकी वजह से वो हमेशा रेडियल पल्स को हम ये नहीं करना चाहते हैं, कुछ ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको नीचे रखेंगे सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे। और रीनल के ऊपर इसलिए रखते हैं कि रीनल का जो फंक्शन है वो अच्छा चलता रहे, और हमें जो भी रीनल आउटपुट है अच्छे तरीके से मिलते रहे, इसलिए हम वो रीनल आर्टरी के ऊपर रखते हैं कि हमें रीनल आर्टरी को कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। अगर हमें बलून डाला है और हमें रेडियल पल्स नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आपका जो सबक्लेवियन आर्टरी है आपने उसको कवर कर लिया है। अगर आपका बलून नीचे है और आपको रीनल आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपका बलून थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है। बलून इस तरीके से होगा जिसमें 2 रेडियो ओपेक मार्क होंगे जो आपको एक्सरे पे दिखाई देंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, IABP क्यों यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात है कि IABP को हमको यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करना चाहिए हमें IABP को यूज़। तो जब भी हम कोई एंजियो पेशेंट हार्ट अटैक में आता है या बाईपास में चला जाता है तो उसका जो हार्ट है, पेशेंट जब हार्ट फेलियर में होता है तो उसका BP जनरेट होना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए हम IABP को रखते हैं जो कि हमारे हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगा देता है, रख देता है। तो IABP का जो सिंपल फंडा है वो सिंपल फंडा है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड और सप्लाई, कॉर्नरी परफ्यूजन हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो कॉर्नरी परफ्यूजन के लिए हम IABP डालते हैं, और उसमें डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो हमें IABP यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनको डिमांड और सप्लाई को लेवल को हमें एक तरीके से इक्वलाइजर करना पड़ेगा। डिमांड अगर ज़्यादा सप्लाई कम IABP यूज़ करोगे तो आपका डिमांड और सप्लाई रेशियो जो है ये इक्वल हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, पेशेंट का हार्ट फेलियर से बाहर आएगा और अच्छे से पंप आउट करेगा। इससे क्या होगा, जब भी जो आपका हार्ट मसल्स है कॉर्नरी परफ्यूजन बढ़ेगा, IABP डालोगे तो कॉर्नरी परफ्यूजन बढ़ेगा, कॉर्नरी परफ्यूजन बढ़ेगा तो उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट अच्छा आएगा तो पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। दैट इज द फंडा ऑफ IABP। दोस्तों, जब भी हम बलून इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं तो हमारा जो बलून होता है वो डायस्टोल में इन्फ्लेट होता है और सिस्टोल में डिफ्लेट होता है। बेसिकली सिस्टोल में जब हमारा हार्ट, जो सिस्टोल ब्लड प्रेशर है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल प्रेशर जनरेट होता है, और हार्ट जब रिलैक्स करता है तो बलून जो डायस्टोल जनरेट होता है। सिस्टोल में जब हार्ट अपना सप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पूरा जो ब्लड है LV से लेके पूरा आयोटा में चला जाता है और हर ऑर्गन को मिल जाता है। लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करता है तो जो बलून है, बलून इन्फ्लेट हो जाता है, और जो ब्लड है, ब्लड यहाँ से यहीं पे आ जाता है, यहीं पे रहता है। और हमारा मेन पर्पज जो होता है वो तो कॉर्नरी परफ्यूजन का, कि कॉर्नरी को ज़्यादा ब्लड मिले और हार्ट फेलियर से पेशेंट बाहर आ जाए। तो कॉर्नरी का परफ्यूजन जो होता है, हमारे बॉडी में कॉर्नरी आर्टरीज ही ऐसी एक आर्टरीज है जो डायस्टोल में फील होती है। डायस्टोल जो होता है उसमें फील होती है, बाकी की सारी जो आर्टरी होती है सिस्टोल में फील होती है। जैसे कि जब हमने बलून इन्फ्लेट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड जैसे ही आयोटा से LV से ऊपर चला जाएगा तो बाकी सब क्लेवियन आर्टरी, बाकी की आर्टरीज वहाँ फील हो जाएगी। लेकिन कॉर्नरी आर्टरी जो है ऐसी आर्टरीज है जो डायस्टोल में फील होती है, जबकि ऐसा जैसे ही आपका वॉल बंद हो जाएगा, वो डायस्टोल में कॉर्नरी वॉल बंद हो जाएगा, तो डायस्टोल में आपका वॉल बंद हो जाएगा, आयोटिक वॉल, तो जो आर्टरीज है यहाँ से आपकी वापस ब्लड रिग्रेट होगी, यहाँ पे भरना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारा आर्टरीज है वो इसमें
कोरोनरी डायस्टोल में बढ़ता है। तो कोरोनरी आर्टरी डायस्टोल में बढ़ता है और उसका परफ्यूजन बढ़ना चाहिए, इसलिए बलून जो है डायस्टोल में इन्फ्लेट होता है। अभी एक बात होगी कोरोनरी बलून की इन्फ्लेट और डिफ्लेशन की कब होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो डायस्टोल में इन्फ्लेट हो रहा है, सिस्टोल में इन्फ्लेट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको इस व्यू में बताया था कि यहाँ पे हम मैन्युअली जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ इन्फ्लेट करना है और कहाँ डिफ्लेट करना है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो होता है ये हमारा प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी प्रेशर हम जो अगर नॉर्मल वेव फॉर्म लेंगे प्रेशर की, अगर नॉर्मल वेव फॉर्म लेंगे प्रेशर की, तो आपको पता होगा कि प्रेशर वेव फॉर्म इस तरीके से कुछ होगी, जो इसको ए होगा और इस तरीके से कुछ प्रेशर इन्फॉर्म होगी। तो इसको कहते हैं एनोक्रोटिक वेव। एनोक्रोटिक वेव यानी ऊपर जाने वाली वेव जो सिस्टोल के साथ रिलेट करती है। जैसे कि अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एनोक्रोटिक वेव बन जाती है और वहाँ पे हमें यहाँ सिस्टोल के साथ उसको ए कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये होता है उसके साथ जो भी डायस्टोलिक होता है डायक्रोटिक वेव बोलते हैं, जो नीचे आता है। तो वो जो डायक्रोटिक वेव होता है वो डिस्टोल के साथ रिलेट होती है और डिस्टोल के साथ रिलेट होती है तो उसको डायक्रोटिक वेव बोला जाता है। जब हमारा बलून इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है तो हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारा बलून कहाँ होता है। तो ये जो कहते हैं ये जो स्पेसिफिक आर्च है, जो आपको ये आर्च दिखाई देती है, उसको बोलते हैं डायक्रोटिक नॉच। और आपका पूरा आईएबीपी बलून जो वर्क करता है इस वेव फॉर्म पे वर्क करता है। अगर एक डायक्रोटिक नॉच आपको अच्छी तरह से दिख रही है तो हम जो बोल रहे थे आपको, आपका जो बलून इन्फ्लेशन टाइम होगा, बलून इन्फ्लेशन टाइम आपको यहाँ पे जब डायक्रोटिक नॉच दिखाई देगा तो आपको स्टार्ट करना है इन्फ्लेशन को डायक्रोटिक नॉच के यहाँ पे और डिफ्लेट करना है। जैसे ही डायक्रोटिक नॉच आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा हार्ट, तो आपको वहाँ पे डिफ्लेट करना है। तो दोनों के बीच में आपका बलून जो है इन्फ्लेट होगा। तो अपना बलून इन्फ्लेट चालू हो जाएगा यहाँ पे और डिफ्लेट होगा यहाँ पे। अभी ये जो बलून इन्फ्लेट डिफ्लेट होगा तो उसमें हमें पता चलता है कि क्या होता है। अगर ये मानो ये जो प्रेशर है, ये सिस्टोलिक प्रेशर जो अपने हार्ट ने जनरेट किया है, अगर वो 80 है, 80 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर जो भी होगा वो होगा। लेकिन अभी हमारा बलून क्या करेगा, जब हमने बलून डाला है और वो जो बलून है डायक्रोटिक नॉच पे आएगा तो हमारा इन्फ्लेशन बलून होगा, डायस्टोल चालू हो जाएगा और डायस्टोल में बलून होगा इन्फ्लेट। अगर डायस्टोल में बलून इन्फ्लेट होगा तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर अप जाएगा। आप अगर आईएबीपी डालने के बाद कोई प्रेशर देखोगे तो आपको दो वेव फॉर्म्स मिलेगी। एक ये जो हार्ट की सिस्टोल में वेव फॉर्म मिलेगा वो ए मिलेगा, उसके बाद डायक्रोटिक नॉच के बाद जो दूसरा वेव फॉर्म मिलेगा ए मिलेगा आपको ये वाला। तो ये जो होगा ये होगा डायस्टोलिक ऑगमेंटेड प्रेशर। ऑगमेंटेड प्रेशर जो होगा 80 से ज़्यादा होगा, 120 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, लेकिन 80 से होगा क्योंकि हमारा हार्ट यहाँ पे सिस्टोल करने का बंद हो जाता है और इसके वजह से डायस्टोल चालू होता है। डायस्टोल में अपना हार्ट को ऊपर लेके जाएगा सिस्टोल डायस्टोलिक प्रेशर को, और वो 100-120 में डायस्टोलिक ऑगमेंटेड प्रेशर हमें मिलेगा। जब भी हम आईएबीपी डालते हैं तो हमें इस प्रेशर की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। हमें भी कोई प्रेशर पूछेगा कि कितना प्रेशर है आईएबीपी में, तो हमें ऑगमेंटेड प्रेशर के बारे में ही बताना होता है कि ऑगमेंटेड प्रेशर 120 है या 160 है, तो हमें ये यहाँ पे बताना होता है कि ऑगमेंटेड प्रेशर कितना है। तो इस तरीके से जब अपना बलून फूलेगा तो कोरोनरी परफ्यूजन के लिए ब्लड जो है हमें ज़्यादा मिलेगा और कोरोनरी परफ्यूजन हमें डायस्टोल में ज़्यादा होगा और उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम कम होगी, हार्ट उसका रिलैक्स होगा, हार्ट का काम थोड़ा सा कम होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों की जो कोरोनरी परफ्यूजन है क्यों ज़रूरी है। कोरोनरी परफ्यूजन हमें जैसे पता है कि हार्ट काम करना कम कर देगा, कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो सैचुरेशन नहीं मेंटेन होगा और बाकी की जो चीज़ें वहाँ पे हार्ट काम का जो वीकनेस होगा, तो ये सब कुछ चीज़ें हम आईबीपी के साथ रिलीव कर सकते हैं। हाँ, अभी आईबीपी हम परमानेंटली नहीं रख सकते हैं, उसके लिए 2 या 3 दिन का समय होता है। तो 2 या 3 दिन में आप आईबीपी डाल के पेशेंट को स्टेबल कर सकते हो। ज़्यादा दिन रखने का आईबीपी का कोई सेंस नहीं है क्योंकि उसमें तो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आईबीपी रखने के बाद हमें 2 या 3 दिन में आईबीपी निकालना चाहिए। आईबीपी निकालने के बाद हमें देखना क्या होता है। आईबीपी जब हम रखते हैं पेशेंट के अंदर तो हमें हमेशा उसका लेफ्ट रेडियल पल्स देखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बलून ऊपर तो चला नहीं गया है। हमें देखना होता है कि उसका आउटपुट कितना है, कि बलून नीचे आएगा तो आउटपुट रीनल आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, वो देखना होता है। हमें देखना होता है उसका राइट साइड जहाँ से हमने बलून डाला है, लेफ्ट से डाला होगा, राइट से डाला होगा, कहीं से भी डाला होगा, तो उसको हमें डीटीपी में डॉर्सल पीडल और टिबियल आर्टरी का हमें देखना होता है, देखना होगा कि उसमें पल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
क्यों देखना होता है? क्योंकि हमने एक फॉरेन बॉडी अंदर डाली हुई है, उसकी वजह से थ्रोम्बोस होने के चांसेस हैं। अगर थ्रोम्बोस हो जाते हैं तो आपको DTPA नहीं मिलेगा, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो पैर के जो पेरिफेरल कॉम्प्लिकेशन है वो चालू हो जाएंगे। तो उसको मेंटेन ना हो, इसके लिए हमें हमेशा उसका डोर्सल पेडियल हमको देखना ज़रूरी है। अगर DTPT आपका अच्छा आ रहा है तो आपका बुलना अच्छे से काम कर रहा है और वहाँ कोई थ्रोम्बोस नहीं बना है, ये हम बार बार चेक करके हमें वो पता चलेगा। तो ये था दोस्तों IABP के बारे में। दोस्तों हर IABP के साथ एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड मशीन होता है। इसका काम ये होता है, जब हम DTPT लेते हैं तो नॉर्मली अपने को हाथ को कभी कभी वो फील नहीं हो सकता है, तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस वक्त हम जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये उसका प्रोब है और ये ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो अपने को यहाँ पे ये होगा और ये वॉल्यूम का बटन है। अब जैसे इसको बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हमें अपने कोई भी आर्टरी पे जो हम अभी रेडियल के बारे में बता रहे हैं आपको, हम DTPT चेक करते हैं, लेकिन हम रेडियल के बारे में बता रहे हैं। ये जेली है, जेली के ऊपर आपको यहाँ पे करते होगे, ये जो साउंड आपको दिखाई दे रहा है वो साउंड दिखाई दे रहा है, मेरे आर्टरी का जो है वो साउंड दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, तो ये साउंड आपको चेक करना है कि वो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस होता है इस मशीन का, तो ये यूज़ करना मत भूलिएगा। दोस्तों जो हर किसी का एक सवाल होता है कि हीलियम जो है, हीलियम कितने टाइम तक चलेगा, कितना टाइम नहीं चलता है। तो हमें जो सिंबल है उसका तो यहाँ पे तो पता ही चलता है, जैसे हमने बताया था हीलियम की जगह पे हमें दिखाई देगा। लेकिन एक जो बॉटल होता है हीलियम का जो होता है वो नॉर्मली 20-25 IABP में तो आराम से चलेगा, क्योंकि उसका वो उतना कैपेसिटी उतना होता है। तो ये 20-25 तक आराम से चलेगा नया बोतल। हमने जैसे आपको बताया था कि हम जो अपना प्रेशर बलून इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे प्रेशर पे भी रख सकते हैं डायक्रोटिक नॉच के हिसाब से, तो वैसे भी हम जो है अपना बलून इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ECG पे भी रख सकते हैं। जैसे कि ECG में हमें पता है कि QRS कॉम्प्लेक्स इज कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल है, और जब से ये मिड ऑफ द PO आता है तो ये रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट होता है। तो हम यहाँ से बलून को इन्फ्लेट कर सकते हैं PO तक, तो इसके वजह से अपना बलून इन्फ्लेशन जो होगा वो अपना होगा बलून इन्फ्लेशन अपना अपने को यहाँ से यहाँ अपन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया IABP के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेरी होगा, कुछ होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम के चलते हम धीरे धीरे नहीं जा पा रहे हैं, हम थोड़ा सा भाग रहे हैं। अगर कुछ क्वेरीज होगा तो हमें बता दीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप इसको वीडियोज़ को देखा ही होगा आपने पूरा, तो उसके चलते आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ खामी होगा तो हमें बता दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।